Hello everyone, this is Shruti. Welcome back to CrackX. We are doing polity series of M. Lakshmikant और हमने पहले पार्ट में जो हमारे से पहले का वीडियो अपलोड हुआ है दैट इज़ चैप्टर 8 अभी हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है टिल आर्टिकल 13 और हमने पहले पार्ट में सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 13 तक हमने जाना है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिकल 12 से हमने जाना है एंड अभी हम आर्टिकल 14 में जंप आउट करेंगे जो कि सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ से शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 14 से लेके हम सारे फंडामेंटल राइट्स को इस पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम सारे एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस और दोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट आर देयर फॉर द फंडामेंटल राइट्स वो सब पढ़ लेंगे एंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ो बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जहाँ पे आप सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने वाले हो। ओके, सो हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट डिनाई नहीं करेगा एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी की बात होती है आर्टिकल 14 में एंड इट टेल्स कि स्टेट जो है किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं का मतलब है ये राइट फॉरेन सिटीजन्स को भी दिए जाएंगे। ओके, तो जितने भी लोग हैं इंडिया में उन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है एज पर द लॉ बुक ऑफ लैंड दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उस हिसाब से सभी को ट्रायल किया जाएगा, उस हिसाब से सभी के साथ ट्रीटमेंट होगा, यानी कि सभी को ट्रीट किया जाएगा। दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स। ठीक है, विद इन द टेरिटरी का मतलब ही हम समझ गए थे कि सिटीजन और फॉरेनर दोनों को ही मिलेंगे। ठीक है, मोर ओवर जो पर्सन है वो लीगल और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ और सभी टाइप के लीगल पर्सनस को इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिटीजन्स और फॉरेनर्स को मिलेगा, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लीगल एंटिटीज़ हैं, पर्सनस हैं, कंपनीज़ हैं, जो भी लीगल पर्सन किसी भी तरह की लीगल पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं वो सभी लॉ के आगे इक्वल हैं, लॉ के आगे इक्वल प्रोटेक्शन उन्हें मिलता है। राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश ऑरिजिन है एंड ब्रिटिश ऑरिजिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश ऑरिजिन है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन करता है रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट। राइट, हमने रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ बहुत बार पढ़ा है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा कि रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है एंड पार्ट 1 में भी मैंने ऐसे कई बार मेंशन किया था और एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लेना। तो जो पहला कंसेप्ट है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये कहता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो इनमें ये जो ये पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ को, ये 3 पॉइंटर्स में आपको समझाया गया है एंड इट मीन्स कि किसी भी स्पेशल प्रिविलेज का एब्सेंस होना, यानी कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ना कि किसी को किसी तरीके से ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, The equal subjection of all person to ordinary law of land administered by the ordinary law court। ठीक है, हर किसी का इक्वल सब्जेक्शन है, यानी कि जो भी लॉज बनाए हैं इट इज़ सब्जेक्टेड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री। जो वहाँ के जो भी लॉज बने हुए हैं उस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भी तरीके से लिखा है उस तरीके से उन पर्सनस को वो सभी सब्जेक्ट होंगे इक्वली टू दोज ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है, एंड किसी भी पर्सन को वेदर दे आर रिच, पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, उन्हें अबव द लॉ नहीं माना जाता है। ठीक है, कोई भी इंसान अबव द लॉ नहीं होगा। इंडिया में दोनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों को ही। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट कहता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि अमेरिकन ऑरिजिन का है। वो कहता है कि द इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे बात आती है कि जो पर्सन एक तरीके के हैं, जैसे मान लो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ जैसे ट्राइबल पीपल है, उनके कस्टम्स अलग हैं, उनकी कुछ चीज़ें हमसे बहुत ही अलग होती हैं। राइट, तो इक्वल
सर्कमस्टांसेस, हमारे सर्कमस्टांसेस और उनके सर्कमस्टांसेस में काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो लॉज कुछ ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पे उनके लिए कुछ प्रिविलेजेस होंगी, बट वो प्रिविलेजेस उन सभी के लिए एक जैसी होंगी जो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो ट्राइबल कैटेगरी के अंडर आते हैं, और जो हम जैसे अनरिजर्व कैटेगरीज या जो भी जनरल कैटेगरीज के अंदर आते हैं उनके लिए वो एक सर्कमस्टांसेस अलग है। वहाँ उस कैटेगरी के अंदर जो भी इंसान फॉल करता है उन सभी को इक्वली उसी लॉ के थ्रू ट्रीट किया जाता है जो उन सर्कमस्टांसेस के लिए बने हुए हैं, राइट। तो बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाय लॉ, तो लॉ जो भी रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करेगा, जो भी प्रिविलेज प्रोवाइड करेगा, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में जो भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं पर्सन, उनके लिए वो इक्वल होगा, ठीक है। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं। तो हमने ये दोनों इसीलिए लिया है बिकॉज हमारा कंट्री ऑब्वियसली बहुत डाइवर्स है, इतने सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, तो सर्कमस्टांसेस ऑब्वियसली डिफ़र करते हैं हर जगह, इसीलिए कैटेगरीज डिफ़र करती है एंड उस कैटेगरीज में लोग फॉल करते हैं तो उनके लिए अलग अलग स्पेशल लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है। आप इस सर्कमस्टांसेस में फॉल करते हो तो वो जो लॉ उस सर्कमस्टांसेस के लिए बना है वो हर किसी पे अप्लाई होगा इक्वली जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप समझ गए, ठीक है। इनको जैसे ये हम एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जैसे बोल रही हूँ जैसे कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अनरिजर्व्ड है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो रिजर्वेशन जिन्हें मिलती हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन में भी जैसे कैटेगराइज है SC ST OBC, राइट, ठीक है। तो इनको जिस तरीके से जो लॉ में लिखा है कि SC को इस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा बिकॉज इनका कैटेगरी अलग है, इनका सर्कमस्टांसेस अलग है ST से OBC से, तो उसी कैटेगरी में मिलेगा और वो हर एक SC पे अप्लाई होगा, राइट। कोई मतलब ऐसा एक्सेप्शन जब तक कि लॉ में ना लिखा हो वो हर एक कैटेगरी में अप्लाई होगा। ST को जिस तरीके से अगर लिखा है कि ST को इस तरीके से ST के लिए कुछ लॉज हैं तो वो सारे जो भी ST कैटेगरी में फॉल करते हैं उन सभी पे अप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वालिटी इस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है कि लाइक्स टू बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है। जो इक्वल सर्कमस्टांसेस में फॉल करते हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ठीक है। ये सिमिलरली सिचुएटेड है तो सबको सिमिलर एप्लीकेशन मिल रहा है लॉ का, राइट, ठीक है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं हो रहा है, कैटेगरीज वाइज नहीं हो रहा है, राइट। Thus the former is a negative concept while the latter is a positive concept. Negative concept former इसीलिए है बिकॉज वो थोड़ा नैरो है। वाई? बिकॉज वो सीधा बोल देता है कि आपको सभी को इक्वल ट्रीट करना है, तो सब जब इक्वल ट्रीट होने लगते हैं तो ब्रिज नहीं हो पाता है। मान लो अगर आप कोई ऐसा लॉ बनाते हो जो कुछ लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और कुछ लोगों के लिए ये बेनिफिशियल और सेटिस्फैक्ट्री है, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, वो से इक्वालिटी सही इक्वालिटी नहीं माना जाता है। तो पहला भी ज़रूरी है बट एट द सेम टाइम आपको उसमें कुछ अपने विजडम के अनुसार कुछ ऐसे एक्सेप्शंस डालने हैं जो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अपने अंदर लेता है कि वो इक्वल कैटेगरी में इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जबकि दोनों ही इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं इक्वालिटी और लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस इज बीन प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 14, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ इक्वल और अनइक्वल को ट्रीट किया जाता है डिफरेंटली वहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जहाँ इक्वल और अनइक्वल को डिफरेंटली ट्रीट किया जाए वहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता है। वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन। जैसे यहाँ पे क्लास लेजिस्लेशन तो फॉरबिड कर ही रहा है, जहाँ पे हम जैसे ही बोल रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सब समान है, हम ना ट्राइब देखेंगे, हम ना SC देखेंगे, ना ST देखेंगे, ना अनरिजर्व देखेंगे, सभी को इक्वल ट्रीट देंगे। बट वो सही नहीं है, प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। दैट इज़ वाई हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी अंदर समेटे हुए हैं एंड इसीलिए ये बोल रहा है कि ये फॉरबिड तो करता है क्लास लेजिस्लेशन लेकिन ये परमिट भी करता है रीजनेबल जो विजडम के अनुसार कुछ एक्सेप्शंस डाले जाते हैं उन्हें रीजनेबल कहा जाता है, जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव सोर्स बन रहा हो किसी के लिए, ठीक है। तो वो क्लासिफाई करता है पर्सन को
एज परमिशन है कि आप ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो जहाँ पे नीड है, जहाँ पे वो पॉजिटिवली काम कर रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ट्रांजैक्शंस बाय द लॉ, पर्सन का क्लासिफिकेशन हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन होता है, किसी ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन ना हो जो रीजनेबल नहीं है। जो रीजनेबल नहीं है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है, आर्टिफिशियल है या इवेसिव है, ठीक है। Rather it should be based on intelligible, differential and substantial distinction, तो वैसे distinctions पे based होने चाहिए जो reasonable है, ठीक है, intelligible है and substantial है, ओके। अब रूल ऑफ लॉ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का ही, ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ A.V. डाइसी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ओवर हियर, प्लीज़ बी कंसंट्रेटेड, कि रूल ऑफ लॉ A.V. डाइसी जो कि एक बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोपाउंड किया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ वर्ड इज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी, एंड एब्सेंस ऑफ ये क्या बताती है कि 3 एलिमेंट्स ये अपने अंदर लिए है, जिसमें से इंडिया सिर्फ 2 एलिमेंट्स को अपने अंदर अडॉप्ट करके रखे हैं, 3rd एलिमेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्टेड नहीं। इनके 3 एलिमेंट्स है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कोई आर्बिट्रेरी पावर का नहीं होगा, एंड नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है। ये नहीं कि किसी को भी आप उठाकर पनिशमेंट दे दो, अदर जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, जब तक कि वो उसके लिए कोई लॉ नहीं बना है, ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, उसके लिए जब तक कोई लॉ नहीं बना है, यू कैन नॉट पनिश दैट पर्सन, राइट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे सभी इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं होता है, जहाँ पे आर्टिकल 14 की बात होती है ना, वो फॉरबिड करता है क्लासिफिकेशन, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात आती है। रूल ऑफ लॉ यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और जहाँ पे परमिट करता है कुछ रीजनेबल, ठीक है ना, परमिट कहता है रीजनेबल क्लासिफिकेशंस को, तो वहाँ पर बात आ जाती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, कि प्रोटेक्शन सबको इक्वल मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ इक्वालिटी नाम का दे रहे हैं और लोगों को वो इम्पैक्ट कर ही नहीं रहा है इक्वली, इम्पैक्ट उसका रिजल्ट उसका जब इक्वालिटी को फेवर कर रहा हो तो ही उसे इक्वालिटी माना जाता है, ठीक है। तो इक्वल सब्जेक्शन होगा, रिच पुअर हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, हर किसी पे ये सेम होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट, ठीक है। primacy of rights of individual, that is constitution is result of rights of individual as defined and enforced by the court of law rather than the constitution being the source of individual right। अब यहाँ पे बात यह है कि हमारे 3rd एलिमेंट को हमने अडॉप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो राइट्स है इंडिविजुअल का, ठीक है, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, बट ऐसा तो नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ वो बातें लिखी जाएंगी जो पीपल से डराइव्ड हो, बट ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हैं वो डिफाइन करते हैं कि कुछ लॉफुल है या नहीं। जैसे कि अब रुको, मैं ये कन्फ्यूज़न अभी दूर करूँ, यहाँ पे लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, डिफाइंड एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट्स, जैसे कोर्ट इन्फोर्स करती है, rather than the constitution being the source of individual। और ये जो rather than लिखा है ना, यही हमारे यहाँ चलता है। ये the constitution in our country is the source of individual right। हमारे rights, laws सभी हम कहाँ से derive करते हैं, constitution से derive करते हैं। लेकिन just because rule of law एक अमेरिकन थिंग है, एक अमेरिकन प्रोसीजर को फॉलो करता है, दैट इज़ वहाँ क्या होता है कि जो कोर्ट है दैट डिसाइड्स कि कोई लॉ जो है वो लोगों के बेनिफिट के लिए बनेगा या नहीं बनेगा, एंड तब उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाएगा। तो यहाँ पे पीपल को सेंटर में रखा जाता है एंड उनके बेनिफिट्स एंड नीड्स को देखकर कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को ऐड किया जाता है। बट हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है, एंड उससे के थ्रू इंडिविजुअल्स को अपने राइट गारंटीड मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंडिविजुअल के राइट में कुछ चेंजेस लाने तो आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है जहाँ पे पीपल सेंटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखेगा नहीं लिखेगा वो पीपल से डराइव हो रहा है। लेकिन हमें कौन से राइट मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव हो रहा है। इसलिए 3rd एलिमेंट्स को हम
अपने अंदर अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो जो पहला और सेकंड एलिमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल है इंडियन सिस्टम में, थर्ड वन नहीं है, क्योंकि सिस्टम में द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। ओके, सिंपल चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एम्बॉर्डेड है इन आर्टिकल 14 एज अ बेसिक फीचर। तो हमारे आर्टिकल 14 में जो रूल ऑफ लॉ है इज़ अ बेसिक फिक्स फीचर, एंड दस बेसिक फीचर का मतलब है इट कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी अमेंडेड, एक्चुअली इसे अमेंड ही नहीं किया जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसे अमेंडमेंट के थ्रू बदला नहीं जा सकता है, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक्सेप्शंस क्या है इक्वालिटी के, कि रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट नहीं होता है, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट, दीज आर मेंशन बिलो। क्या है एक्सेप्शंस? कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर हैं उनको कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सर्कमस्टांसेस हमसे अलग है, राइट, उनका सिचुएशन हमसे अलग है, उनका पोजीशन कुछ हमसे अलग है, उनको नॉर्मल सिटीज़न हम नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर सब्जेक्ट टू सम इक्वालिटी। पर कुछ एक्सेप्शंस उन्हें दिए जाते हैं बिकॉज उनका पोजीशन और उनका सर्कमस्टांस ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो क्या है, कौन से ऐसे इम्यूनिटीज़ दिए हैं? वो आर्टिकल 361, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखना, इसमें मैंशनड है, दैट इज़ कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में फॉर एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस ऑफ देयर पावर एंड ड्यूटीज़ इन हर ऑफिस। तो जब तक कि वो प्रेसिडेंट और गवर्नर है और जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए कोर्ट उन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, ना ही किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वो उत्तरदायी होंगे। ओके, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस इन पे नहीं चलाया जा सकता है, वो कुछ भी करे, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तब तक, जब तक ये उनका कार्यकाल चल रहा है, उनका ड्यूरेशन चल रहा है, तब तक के लिए उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी। हाउएवर उन पर सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्शन होता है कि सिविल प्रोसीडिंग्स भी एक्चुअली आप नहीं चला सकते हो जब तक कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस है इन द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट जो भी वो करें। ठीक है, वेदर बिफोर और आफ्टर शी एंटर्ड अपॉन हिजर ऑफिस, चाहे वो इससे पहले कुछ करके घुसे हों ऑफिस में, या फिर ऑफिस में घुसने के बाद उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ करके कोई भी सिविल लॉ का ब्रीच किया हो, आप उस पर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाओगे जब तक कि आप एक नोटिस ना दे दो 2 मंथ का। ठीक है, तो आप पहले, अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग्स चलाना है तो आप पहले नोटिस दोगे, नोटिस जाएगा गवर्नर या प्रेसिडेंट को जिस पे भी सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, एंड 2 मंथ जब हो जाएगा उस नोटिस के, तब जाकर आप उन पे कोई प्रोसीडिंग सिविल वाला चला सकते हो। ठीक है, डिलीवर टू हिम। ठीक है, अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स नेक्स्ट आफ्टर नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू हिम। ठीक है, तो 2 मंथ की नोटिस के बाद ही उन पे कोई सिविल प्रोसीडिंग चलेगी। हाउएवर क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगी। ठीक है, तो द नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, आप किसी भी तरीके से अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं कर सकते हो प्रेसिडेंट या गवर्नर को। ठीक है, फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक कि वो अपने टर्म में हैं, जब तक कि वो कुर्सी पर है, उनको ये इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे है, जो हमारे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई अगर हम उनकी बेइज्जती करेंगे तो इट इज़ समथिंग लाइक कि हमारे कंट्री की बेइज्जती हो रही है, इसलिए उन्हें कुछ इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं, उन्हें कुछ रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक्सेप्शनल है। फिर सेकंड है कि कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए रिस्पेक्ट टू द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर। तो मीडिया को भी कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये चेक करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करती है ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन, और हमें अवेयर करती है अबाउट एनीथिंग दैट इज़ गोइंग रॉन्ग इन द कंट्री बाय द गवर्नमेंट। तो इसी वजह से उन्हें 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, एंड उन्हें कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कि उन पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलता है अगर वो किसी भी न्यूज़ में पब्लिक करते हैं, कोई भी पेपर में, कोई भी रेडियो टेलीविज़न, किसी भी मास मीडिया में ऐसी रिपोर्ट जो कि ट्रू है। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लिखते हैं जो कि ट्रू है, अगर ट्रू है उन पे कोई भी प्रोसीडिंग
सिविल या क्रिमिनल कोई भी नहीं चलती है। वो आर्टिकल 361A में के थ्रू ये पावर दिए जाते हैं उन्हें, इम्यूनिटी दी जाती है उन्हें। फिर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप वही सेम चीज़ किसी भी कोर्ट के थ्रू प्रोसीडिंग्स में नहीं डाल सकते हो, किसी कोई भी ट्रायल नहीं चलता उन पर, एनीथिंग जो कि वो कहे या वोट करे, ठीक है, ठीक है। या फिर किसी भी कमेटी के कमेटी के वो मेंबर है, वो कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके लिए उनको किसी भी तरीके से लायबल नहीं किया जाएगा फॉर एनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये आर्टिकल 105 में अभी तक हमने पढ़ा 361 एंड 361A, ठीक है। ये तो याद कर हो गया होगा आप लोगों को। आर्टिकल 105 इज़ रिलेटेड टू द इम्यूनिटीज़ ऑफ MP, ये याद रखना, ठीक है। नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी लायबल, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स पे कोई प्रेसिडिंग्स नहीं चलेगी, चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी वोट करे, ठीक है। ये आर्टिकल 194 है। तो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्या होगा, आर्टिकल 194, MP से रिलेटेड 105, 361 फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट एंड 361A इज़ फॉर द मीडिया। आर्टिकल 31C एक एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 का, तो जहाँ पे 31C आता है वहाँ पे आर्टिकल 14 को कंसिडर हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये नाउ आर्टिकल 31C क्या है, ये प्रोवाइड करता है कि द लॉज जो कि स्टेट ने बनाए हैं इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेंट इन क्लॉज B और क्लॉज C ऑफ आर्टिकल 39 कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट दे आर वायलेटिव आर्टिकल 14, ठीक है। अब बात यह है कि आर्टिकल 31C में हमने पहले भी पढ़ा था, पहले पार्ट में फीचर्स जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 31C में ये कुछ दिया हुआ इम्यूनिटीज़ कि अगर कोई भी ऐसी 31C के कोई भी ऐसे क्लॉज जो कि मतलब 31C में ये दिया है कि कुछ भी ऐसा जो लॉ है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को किसी भी तरीके से फोर्स में ला रहा है, किसी भी तरीके से फेवर कर रहा है, किसी भी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है, उस लॉ को आप वॉइड और नल नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आर्टिकल 14 लेकर अगर आप इक्वालिटी डिमांड करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फेवर कर रहा है तो, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे सभी से ऊपर हो जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से ऊपर हो जाता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आर्टिकल 39 को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जहाँ पे आर्टिकल 31C आता है वहाँ पे 14 बाहर हो जाता है, 14 का कोई स्कोप ही नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो DPSP इतना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और उसमें भी आर्टिकल 39 बहुत इम्पोर्टेंट है। द फॉरेन सोवरेंस जो रूलर्स हैं, ठीक है, ऐसे तो किसी भी DPSP को कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसे आप नल एंड वॉइड नहीं करोगे, बट स्पेसिफिकली हम क्योंकि आर्टिकल 14 पर है तो आर्टिकल 14 उस जगह अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे 39 आर्टिकल इंटर करता है, क्योंकि वो 39 आर्टिकल DPSP को प्रमोट कर रहा होता है। फिर द फॉरेन सॉवरेंस या रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमैट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। तो फॉरेन सॉवरेंस, डिप्लोमैट्स, ठीक है, एम्बेसडर्स, इनको भी इम्यूनिटी दी जाती है फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जहाँ पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पर आपको इज्जत दी जाएगी, आपको इम्यूनिटीज़ दी जाएगी, आप पर ऐसे सिविल एंड प्रोसीडिंग्स उठा के नहीं लगाए जा सकते हैं। फिर UN और इसके एजेंसीज़ को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। नाउ दिस इज आर्टिकल 15, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करता है कि कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है हमारा आर्टिकल 15, राइट। तो ये आर्टिकल 15 प्रोवाइड करता है कि द स्टेट किसी भी इंसान को, सिटीज़न को ही मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है। सो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 15, 16, 19, 29 एंड 31 एक्चुअली ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है, ये फॉरेन को नहीं मिलते हैं। फॉरेन का एक मिनट में थोड़ा कंफ्यूज हो गई, 30 एंड 31 में आर्टिकल 30 होगा एक्चुअली। सो ये जो पांच है ना राइट्स 30, ये सिर्फ मिलेंगे आपको सिटीजन्स को, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता है। तो ये ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ के ग्राउंड्स पे आप किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीज़न को
आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, किसी भी सर्कमस्टांस में, ठीक है। तो द टू क्रूशल वर्ड्स इन दिस प्रोविजंस आर डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि आप बिल्कुल याद रखोगे कि कौन कौन से थे। रिलीजन पे नहीं करना था, रेस पे नहीं करना था, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ, ठीक है। सिर्फ इन 6 चीज़ों पर आप नहीं कर सकते, सॉरी 5 चीज़ों पर, 1 2 3 4 5 ऐसे याद रख लो कि सिर्फ 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे आर्टिकल 15 अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर कोई ग्राउंड है तो फिर वहाँ पे आर्टिकल 15 अप्लाई नहीं होगा, ओके। तो सिर्फ ये नहीं 5 पे होगा। तो ये आपके MCQ में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। तो आपका वहाँ पे ग्राउंड बीच में मान लो डाल देगा मतलब इसके अलावा अगर कोई ग्राउंड डाल देगा तो फिर आपको उसे एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो 2 क्रूशियल वर्ड्स है इसमें इन दिस प्रोविजन आर डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेशन और ओनली, यहाँ ओनली का मतलब है सिर्फ ये ग्राउंड्स और इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो हम सब समझते ही हैं, टू डिस्टिंग्विश अनफेवरली फ्रॉम अदर, एंड द यूज ऑफ वर्ड ओनली कनोट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स। ओनली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इन्हीं ग्राउंड्स पे सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आपको करा जा सकता है। द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 ये बोलता है कि कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन इज सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड टू। क्या रिगार्ड्स हैं किस पे, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी पर्सन को डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन नहीं आप प्रोवाइड कर सकते हो इन सभी ग्राउंड्स पे अगर वो पर्सन किसी शॉप में एक्सेस कर रहा है, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में है, होटल में है, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स में है जैसे कि मूवीज़ एंड ऑल, या फिर वो किसी भी वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड और प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होलली एंड पार्टली बाय स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। तो जो भी जनरल पब्लिक के लिए गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड है, पब्लिक प्लेसेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट फंडेड चीज़ें हैं। तो अगर ये इन चीज़ों में अगर आप आकर किसी से डिस्क्रिमिनेशन करो कि हम यहाँ नहाते हैं, आप नहीं नहा सकते हो, आप यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते हो, और वो आपकी प्राइवेट चीज़ नहीं है, वो गवर्नमेंट की चीज़ है, तो वहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो उस पर्सन से। तो दिस प्रोविज़न प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ना ही स्टेट आप पे कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आकर आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन दीज ग्राउंड्स, ऑन दीज प्लेसेस। और फॉर्मर प्रोविज़न प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना A, B और C, इन चीज़ों में बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल हैज़ नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट यू। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ ठीक है, वो सिर्फ स्टेट के लिया था, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आपको प्रोटेक्शन तो स्टेट से ही देता है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल से आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है एज वेल एज स्टेट से तो मिल ही रहा है, वो आपको स्पेशली यहाँ पर मेंशन था, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे लोगों को अछूत मानते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऐसे रूल्स यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है, ठीक है। 4 एक्सेप्शंस है इस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन के कि स्टेट जो है परमिटेड है एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, किसी वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं सीट्स वुमेन के लिए लोकल बॉडीज़, और प्रोविज़न फॉर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कैन बी डन, ठीक है। स्टेट को परमिट किया जा सकता है किसी भी स्पेशल प्रोविज़न के लिए ताकि किसी भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को आगे लाया जा सके, किसी शेड्यूल कास्ट को आगे लाया जा सके, शेड्यूल ट्राइब को आगे लाया जा सके। फॉर एग्जांपल वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनके फ़ीस कम लगते हैं। स्टेट को एम्पावर किया गया है, किसी भी स्पेशल प्रोविज़न को वो बना सकते हैं ताकि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल ट्राइब्स को अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, जिसमें प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं एंड वेर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एक एक्सेप्शन है, वहाँ पे हर किसी को नहीं घुसने मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ वो माइनॉरिटी डिसाइड करेगी कि किसको क्या देना है, क्या प्रिविलेज देना है, किस चीज़ से लायबल करना है। अदरवाइज़ जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
और यू नो चाहे वो स्टेट एडेड हो या ना हो, एवरीवन इज स्टेट या एम्पावर्ड है कि वो स्पेशल प्रोविज़न बनाए किसी भी सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कि वो उस जगह एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। द स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक कोई भी फिर से एडवांसमेंट फॉर एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब कोई इकोनॉमिक, यहाँ पे सोशली बैकवर्ड चल रहा था, यहाँ पे बात आ रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कोई भी सोसाइटी में, तो उनके लिए भी कोई भी प्रोविज़न स्टेट को एम्पावर किया गया है कि स्टेट बना सकती है। और फर्दर स्टेट अलाउ कर सकती है किसी भी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ सीट्स। तो स्टेट अपने हिसाब से 10% ऑफ सीट्स को रिजर्व कर सकती है फॉर द पीपल हु आर इकोनॉमिकली वीक, ठीक है, ताकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो स्टेट के थ्रू एडेड हो या ना हो, वहाँ पे एडमिशन ले सके। तो ये जो 10% है वो वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। तो अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन चल रहा है उसके अलावा ये 10% मिल रहा है, ये नहीं कि किसी के रिजर्वेशन को काट के मिल रहा है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुड बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नोटिफाई करते रहना होगा टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया होती है ना किसी को इकोनॉमिकली वीकर कहने के लिए, दैट इज़ अ फैमिली इनकम, अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। जैसे आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली इनकम कम है, तो आपको थोड़ी ना इकोनॉमिकली वीकर कहा जाएगा, राइट। तो इसी वजह से कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हो, तो उस हिसाब से आपको 10% रिजर्वेशन में इंक्लूड किया जाता है एंड दिस इज़ बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट। तो ये स्टेट नोटिफाई करती है। लग रहा है कि बहुत इजी है, और अब रिटेन करने के लिए इसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में सीधा पूछ देगा कि नोटिफिकेशन कौन देता है, तो आपको बताना होगा कि गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, यूनियन गवर्नमेंट देता है, कौन देता है, ठीक है। तो ये ज़रा सा भी दिमाग से स्लिप करेगा, आप नहीं बता पाओगे, आप पे क्वेश्चंस गलत कर दोगे। गाइज आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बिकॉज बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है और मैं कुछ भी कोई भी सेंटेंस यहाँ के छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो इवन इफ अगर पार्ट्स थोड़े बड़े हो जाए, बट मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो तो उसे बिल्कुल अच्छे से आप समझो, जानो। आई थिंक गाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर अभी मैं आगे और बढ़ी तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के आर्टिकल्स हम अगले पार्ट्स में कवर अप करेंगे। एंड प्लीज़ कोई भी कंजूसी ना करें किसी भी मतलब इवन दो अगर पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे, इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ इस चैप्टर में बिकॉज मैं चाहती हूँ हर एक सेंटेंस आपके दिमाग में क्लियर हो, हर एक सेंटेंस को आपको क्लियर रखना है अपने दिमाग में, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। सो मेमोराइज़ करते चलो एंड कोई भी कंजूसी मत करो, किसी भी एक भी वर्ड को, सेंटेंस को आप छोड़ो मत, हर एक इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बाकी के आर्टिकल्स करने की कोशिश करेंगे। एंड तब तक के लिए टेक केयर गाइज। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक इट। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रीच यू आउट। थैंक यू।